हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बोर्ड से संबंधित बातें बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि बोर्ड में आखिर किस प्रकार से कॉपी को लिखेंगे आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आपका जो 22 तारीख है उससे एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो बेहतर से बेहतर अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं आप बोर्ड में, या फिर जो प्रश्न नहीं याद है उसका आंसर कैसे देंगे, या फिर कहां पर आपके लिए किस प्रकार से लाइन लिखनी है, कहां पे पैसे चेंज करना है, इसे संबंध में आज मैं विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं आपको। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें आप, क्योंकि वीडियो स्किप होने से आधी चीजें छूट जाएंगी और आपको सही प्रकार से समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से देखते रहेंगे और जो भी समझाया जाएगा उसे सही प्रकार से समझेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोर्ड में जब भी कॉपी लिखेंगे आप, तो कॉपी लिखने का एक तरीका होता है बोर्ड का। ऐसा नहीं है कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के आप लिख देंगे, ऐसा नहीं। एक तरीका यह है कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हल करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हल करना स्टार्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रश्न ऐसे भी या फिर कह सकते हैं पेपर ऐसे भी होते हैं जिनमें खंड दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी का पेपर है, उसमें खंड दिया होगा आपका, या फिर मान लीजिए इंग्लिश का पेपर है, उसमें भी खंड दिया होगा। ये सेक्शन बी, जैसे आप सेक्शन को क्या बोलेंगे, खंड बोलेंगे हिंदी में, ए को आ बोलेंगे। ऐसे ही सेक्शन बी, सेक्शन को खंड बोलेंगे, बी को बा बोलेंगे, खंड बा। ऐसे इस तरह से सेक्शन दिए होंगे। तो ऐसे सेक्शन में हम क्या करते हैं, पहले सेक्शन ए को हल कर लो, अर्थात खंड आ को हल कर लो। उसके बाद जब खंड आ पूरा हल हो जाए, उसके बाद खंड बा को हल कर लो। लेकिन लिखते समय आप क्या करेंगे, मान लीजिए अगर खंड आ के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लिख लेंगे यहां पर ऐसे इस तरह से खंड आ, ठीक है। ऐसे खंड आ लिख लेंगे और इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे। बड़ा सा लिखेंगे आप पूरी लाइन में, 2 लाइनों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो खंड आ लिखेंगे, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे सेक्शन ए यू और अंडरलाइन कर देंगे। ये कहां लिखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड के ठीक बीचों बीच लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही अपनी कॉपी में भी ठीक बीचों बीच लिखेंगे, ठीक इसी के समान ठीक बीचों बीच लिखेंगे। और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हाशिया है तो उसके ऊपर अंडरलाइन ऐसे होती है, आपने देखा होगा कॉपी की, तो उसके ऊपर भी लिख सकते हैं, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस आपको बीच में लिखना पड़ रहा है तो आप बीच में भी लिख सकते हैं, बड़ा सा लिख के ऐसे इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे। तो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपका यहां से खंड आ का या फिर सेक्शन ए का आपने आंसर दिया है, ऐसा, ठीक है। अब इसके अंडर में लाइन मतलब आंसर देंगे, कैसे देंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ए का प्रश्न हल कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन मतलब पहला है, उसमें ए प्रश्न हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ऐसे खंड भी हो सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभार ऐसा करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन देंगे तो कैसे हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन अगर नहीं है, केवल नॉर्मली दे दिया उन्हें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया गया है या प्रश्न एक का उत्तर दिया गया है। तो मान लीजिए हिंदी में अगर मान लीजिए समाज शास्त्र का या सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपका, या फिर कह सकते हैं विज्ञान का पेपर है आपका, या हिंदी का पेपर है आपका, तो आप हिंदी में लिखेंगे। तो अगर प्रश्न एक का उत्तर दे रहे हैं तो आप लिख दोगे उसमें प्रश्न एक का उत्तर, प्रश्न एक का उत्तर इस तरह से लिख देंगे और अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। प्रश्न एक का उत्तर लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। आपको प्रश्न लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बोर्ड में बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं दिया जाता है आपके लिए कि आप क्वेश्चन को बार बार उतारते रहो, अपना टाइम बर्बाद करो। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं एग्जाम में कि क्वेश्चन को उतारते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके नंबर कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उतारने से कोई भी नंबर नहीं मिलता बोर्ड में। बोर्ड में नंबर मिलता है आपको आंसर का, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उतारना है आपको, और आपका टाइम भी फालतू बर्बाद नहीं होगा उससे। आप केवल आंसर का ही उत्तर दें। जैसे प्रश्न एक का उत्तर देंगे तो प्रश्न एक का उत्तर ऐसे लिख देंगे, 2 का उत्तर देंगे तो प्रश्न 2 का उत्तर लिख देंगे, 3 का उत्तर देंगे प्रश्न 3 का उत्तर लिख देंगे, ऐसे इस तरह से। 4 का देंगे तो प्रश्न 4 का उत्तर ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही ऐसे लिखने के बाद में फिर मान लीजिए यहाँ पर आपको बताना है, मान लीजिए शिवाजी के बारे में पूछा गया तो आप यहाँ कह सकते हो ऐसे इस तरह से और लिखेंगे। यहाँ पर लिखने का भी एक तरीका है। मान लीजिए आपका हाशिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे स्केल से लाइनिंग भी कर लेते हैं, यहाँ पर भी लाइनिंग कर ली, मान लीजिए स्केल से यहाँ पर भी लाइनिंग कर ली, ऐसे भी बहुत से कर देते हैं। लेकिन लाइनिंग दोनों साइड नहीं करना चाहिए, आपको लाइनिंग एक ही साइड ऐसे इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हाशिया बना दिया आपने, लाइनिंग कर लिया। उसके बाद में मान लीजिए यहाँ से ये
थोड़ा अंदर से लिखते हैं, मतलब बिल्कुल यहां से अगर लाइनिंग आपने कर रखी है, हाशिया बना रखा है, तो यहां से ना लिखे, थोड़ा यहां से लिखेंगे कि शिवाजी एक वीर पुरुष थे। इस तरह से लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, लास्ट में लिख दिया आपने, उसके बाद में लिखते लिखते उसके बाद में तब यहां मतलब कह देंगे कि उनकी माता का नाम जीजाबाई था। ऐसे इस तरह से, ठीक है। मतलब यहां से आप जब भी आप लिखेंगे तो पैराग्राफ बना के लिखेंगे। एग्जाम का जब आप एग्जाम सेंटर पे होंगे तो आंसर देते समय पैराग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल शुरू से ना लिखें, थोड़ा अंदर से लिखें। यहां से आपने लिखना स्टार्ट किया, उनके बारे में लिखते रहे और लास्ट में तब लाइन को यहां पे आके टच किया आपने, तब थोड़ा आगे बढ़ा के लिख लिया, फिर से लिखते रहे। तो अगर आप दो बातों का आंसर दे रहे हैं तो पहले इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद में जब भी अगली बात लिखेंगे फिर से उसी आंसर में, तो फिर से आपको यहां थोड़ा अंदर से मतलब लिखना है। यहां से वह बहुत जिज्ञासु थे, इस तरह से थोड़ा अंदर से, फिर लिखते चले गए तो लास्ट में यहां से फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया, पैराग्राफ चेंज हो गया फिर से आपका। जब भी नई बात लिखेंगे तो प्रत्येक बात के लिए प्रत्येक पैराग्राफ होना चाहिए आपका, पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। ऐसे इस तरह से करेंगे तब आपका बेहतर नंबर आएंगे। साथ में ये जरूर ध्यान देंगे कि कहां पर आपका फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप मतलब विराम है। पूर्ण विराम कहां पर है, कामा को हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, मैंने आपको बताया ही है। तो कहां पर कॉमा लगा है आपका, कहां पर पूर्ण विराम है, तो इस तरह से मतलब ये पूर्ण विराम होता है, कामा अल्प विराम होता है, या पर कहीं पर आपका इन्वर्टेड कामा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आंसर में ये प्रयास किया जाता है कि इन्वर्टेड कामा में सेंटेंस को ना लिखा जाए, ठीक है। तो कभी भी कोई भी मतलब थ्योरी लिख रहे होते हैं आप, कोई भी आंसर लिख रहे होते हैं, तो आंसर में कोई भी ज्यादातर इन्वर्टेड कामा नहीं आता, और साथ में आपका क्वेश्चन मार्क भी बिल्कुल नहीं आता। कुछ बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं कि आंसर में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देते हैं, या ऐसे वाक्य का प्रयोग कर देते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ऐसे अगर वाक्य का यूज करेंगे आप आंसर देते समय तो आपके नंबर कट जाएंगे, 101% नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस यूज नहीं करना है आंसर देते समय, या फिर कभी भी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल आपको आंसर में नहीं करना है, ठीक है। ये बात तो जहां तक है मैं उम्मीद करता हूं आपको सही प्रकार से बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे क्या करते हैं, इसके अलावा पंक्चुएशन, जैसे कि पंक्चुएशन मैंने अभी बताई थी, बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देंगे आप। इंग्लिश में भी पंक्चुएशन आती है इसकी जगह पे, तो इंग्लिश में भी ऐसा क्वेश्चन मार्क आता है, या फिर यहाँ विराम है तो इंग्लिश में आपका फुल स्टॉप आएगा, इस तरह से मान लीजिए, ऐसा इस तरह से फुल स्टॉप होता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात होती है कि फुल स्टॉप के बाद जब भी आप लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे या फिर कोई भी वर्ड लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। पंक्चुएशन वाली बात ये है, ठीक है। अपनी बात जब लाइन आपकी पूरी खत्म होती है तो हिंदी में आपका विराम आ जाता है और इंग्लिश में आपका फुल स्टॉप आ जाता है, ठीक है। फुल स्टॉप जब भी लिखेंगे उसके बाद में जब भी पहला मतलब वर्ड लिखेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल जरूर लिखना पड़ेगा आपको, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। आप जब भी अपनी बात समाप्त करते हैं तो फुल स्टॉप जरूर लिखते हैं, साथ में क्वेश्चन मार्क किसी भी विषय में नहीं आएगा, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। क्वेश्चन मार्क का यूज आंसर में करना ही नहीं है बिल्कुल आप, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए इस तरह से आपने आंसर दिया, अब आंसर आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं मालूम, क्योंकि खंड आ की बात कर रहे हैं तो खंड आ में पहला क्वेश्चन का तो आंसर आपने दे दिया, लेकिन सेकंड का नहीं मालूम है, तो सेकंड क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। थर्ड को देखो, थर्ड का भी आंसर नहीं मालूम है तो उसको भी छोड़ दो। फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का मालूम है आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख दो और इसी तरह लिख देंगे प्रश्न 4 का उत्तर। हिंदी लिख रहे हैं तो प्रश्न 4 का उत्तर, और अगर इंग्लिश का पेपर हल कर रहे हैं तो ये नहीं आता है, इंग्लिश के पेपर में आता है आंसर ऑफ, सॉरी यहां इधर जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं।
ये अच्छी तरह से याद कर लें, इस तरह लिख देते हैं, आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। फिर इसके भी अंडरलाइन कर देते हैं। इंग्लिश के पेपर हल करते समय आपको ये लिखना पड़ेगा आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। और हिंदी का क्वेश्चन हल करेंगे, प्रश्न पत्र होगा हिंदी का, तो आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, 3 का उत्तर, 4 का उत्तर, जिसका भी लिख रहे होंगे। तो ये बात समझ गए। तो मैंने आपको बताया अगर आपको सेकंड आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं मालूम है उसका आंसर, तो आप उसको छोड़ दो, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिख दो। लेकिन गलती ये मत करना, यहां पर प्रश्न 1 का उत्तर लिख रहे हैं और वहां प्रश्न 2 का उत्तर लिख दें, क्योंकि आंसर दे रहे हैं प्रश्न 3 का और लिख रहे हैं आप प्रश्न 2 का उत्तर, गलत, तो भी नंबर कट जाएंगे आपकी। आपको जब प्रश्न 3 का आंसर दे रहे हैं तो आप प्रश्न 3 का ही उत्तर लिखें। यहां पर लिखना पड़ेगा प्रश्न 3 का उत्तर, क्योंकि प्रश्न 3 का उत्तर दे रहे हैं, 2 का नहीं दे रहे हैं, तो आप लिख रहे हो क्रम से रहे आपका। ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्रम नहीं है, जो आपको मालूम है केवल वही चीज लिखें और उसी का आंसर दें, ठीक है। प्रश्न 3 का उत्तर दे रहे हैं तो प्रश्न 3 का उत्तर लिखें। अगर इंग्लिश में दे रहे हैं प्रश्न 3 का उत्तर, तो आप लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 3, 1 की जगह क्या आ जाएगा 3, अर्थात 3 आ जाएगा आपका, ठीक है, इस तरह से। तो अब लेकिन एक कभी कभी क्या होता है, इसके अलावा कुछ और भी होता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 में खंड दे देते हैं ABC, हिंदी में आभासा आधार, ठीक है। तो प्रश्न 1 मान लो, प्रश्न 1 में का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, का उत्तर ऐसे लिखेंगे, प्रश्न 1 में का उत्तर ऐसे तरह से आ जाता है। प्रश्न 1 में का उत्तर साफ करके लिख देता हूं, ऐसे इस तरह से आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न 1 में का उत्तर नहीं मालूम है आपको, इसमें मालूम है गा का उत्तर, तो आप लिखेंगे प्रश्न इसमें गा का उत्तर, ऐसे तरह से, ठीक है। जिसका भी उत्तर मालूम है ऐसे लिखेंगे। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लास्ट में लिखा जाता है आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन फर्स्ट में ए का उत्तर मालूम है तो ए यहां लिख दो और ब्रैकेट में कर दो इसे बंद, ठीक है। अगर आपको इसमें बी का उत्तर मालूम है, ए का नहीं मालूम है, या फिर बी ए का लिख लिया आपने, उसके बाद बी का लिख रहे हैं तो बी का यहां लिख लेंगे ऐसे इस तरह से, या फिर सी का लिख रहे हैं ऐसे ही तो सी को भी आप यहीं पे ऐसे लिख लेंगे, ऐसे इस तरह से, ठीक है। जहां तक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अब मान लीजिए इसी तरह से क्रमबद्ध चले जाएंगे, क्वेश्चन 4 का उत्तर, फिर 5 का उत्तर, 6 का उत्तर, 7 का उत्तर, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, और खंड में दिया गया है, जैसे ये मैंने खंड में बताया आपको, तो खंड में हल करें उस प्रकार से। खंड का नाम डाल दें, यहाँ पे गा खंड है, कौन सा खंड है, या फिर इंग्लिश में बी है, सी है, क्या है, ऐसे इस तरह से सभी क्वेश्चन हल कर लेंगे। पहले खंड की, ठीक है, पहले खंड के सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे, और जितना भी क्वेश्चन होंगे कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ना वही है जो आपको नहीं आता। समझ गए अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे। और बाकी अगर सेकंड खंड है आपका, खंड बा है, या फिर कह सकते हैं सेक्शन बी है, तो क्या करेंगे उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो अब आप देखेंगे इसी तरह खंड बा हो सकता है आपका हिंदी में, या फिर इंग्लिश में हो सकता है सेक्शन बी। जैसे आपने सेक्शन ए के पूरे के आंसर दे दिए इंग्लिश में, या फिर हिंदी में आपने सेक्शन बा के पूरे के आंसर दे दिए। अब आपका क्या रह गया नेक्स्ट, तो जाहिर सी बात है सेक्शन बी रह गया, सेक्शन ए का आंसर दे दिया, या फिर खंड आ का आंसर दे दिया, खंड बा रह गया आपका, ठीक है। तो खंड बा को जब भी हल करेंगे तो उसी प्रकार से फिर से हल करेंगे। जैसे मान लो पहला प्रश्न है खंड आ में, तो आप लिख दो प्रश्न 1 का उत्तर और अंडरलाइन कर देंगे, और यहां से थोड़ा लिखना, मान लो यहां से आपने हाशिया बना रखा है तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखते लिखते जाएंगे, लिखते आएंगे, फिर से तब यहां से लिखेंगे जाएंगे, ऐसे पैराग्राफ चेंज करेंगे ऐसे इस तरह से। मतलब पहला शब्द लिखेंगे तो थोड़ा अंदर बढ़ा के, इस लाइन से थोड़ा अंदर बढ़ा के लिखेंगे, इस तरह से लिखते चले जाए। इसमें भी जितने भी आंसर देने हैं तो ऐसे आप देते चले जाएं। लेकिन ये एक सामान्य तरीका है, ये तरीका तब काम आएगा जब आपको हेडिंग बिल्कुल भी याद नहीं है, कुछ भी उसके बारे में मालूम नहीं है, तो ऐसे पैसे चेंज कर लिया करो। पैसे चेंज कर लोगे तो भी एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि आपने ये बात अलग तरीके से या फिर नए तरीके से लिखी है, ठीक है। तो
वो हेडिंग ही होती है एक प्रकार की। इस प्रकार से अगर हेडिंग नहीं मालूम है तो पैराग्राफ बदल के आप लिख सकते हो। मान लो एक हेडिंग यहाँ लिखनी चाहिए थी तो पैराग्राफ में पूरी बात लिख दी, उसके बाद में अगली बात फिर से नहीं लिखनी है तो हेडिंग मालूम है तो लिख दो, नहीं मालूम है तो फिर से अंदर बढ़ा के लिखने लगे यहाँ से, तब यहाँ से शुरू से जाके लिखने लगे फिर से ऐसे, तब जाके शुरू से लिखने लगे, पहले यहाँ अंदर बढ़ा के थोड़ा लिखा। ठीक है, ये बात है यहाँ समझने वाली। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हेडिंग के अंतर्गत अगर आप लिखते हैं तो आपको बेहतर नंबर मिलते हैं। लेकिन हेडिंग लिखना तभी जब आप बेहतर तरीके से उसके बारे में जानते हो। ऐसा ना है कि मान लो लिख तो रहे हैं आप स्कूल के बारे में और अचानक हेडिंग आपने डाल दी जानवर के बारे में, क्योंकि स्कूल के बारे में लिखना है, हेडिंग डाल दी जानवर के बारे में तो नंबर कहां से आ जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्रॉस कर दिया जाएगा अर्थात कट कर दिया जाएगा उसे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो इसमें भी वही करेंगे, क्वेश्चन ए का आंसर लिखेंगे आप। मान लो क्वेश्चन ए का आंसर आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो क्वेश्चन एक छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ डाल दो क्वेश्चन 2 का आंसर। अगर क्वेश्चन 2 आपको मालूम है तो आप लिखो क्वेश्चन 2 का आंसर। 2 भी नहीं मालूम है, 3 मालूम है तो आप प्रश्न 2 का उत्तर या प्रश्न 3 का उत्तर या प्रश्न 4 का उत्तर, 4 का मालूम है तो प्रश्न 4 का उत्तर लिख देंगे। ऐसे इस तरह से जो भी प्रश्न सही तरह से मालूम है वही प्रश्न नंबर यहाँ डालें और उसी का उत्तर लिखें यहाँ पर, ऐसे इस तरह से। अब मान लो प्रश्न 5 आपको नहीं मालूम है, 6 मालूम है तो प्रश्न 6 का उत्तर लिख दो। मेरे कहने का मतलब कुल मिलाकर ये हुआ, जो प्रश्न मालूम है उसका नंबर यहाँ डालो और उसी का उत्तर लिखो। जो नहीं मालूम है तो अगला प्रश्न डाल दो फिर उसका उत्तर आप लिखो। तरीका ये है लिखने का। ठीक है, ऐसे इस तरह से लिख लिया आपने। अब बात आती है कि आपका जो सिलेबस छूट गया, क्योंकि आपने पहले मान लो पहला प्रश्न हल कर दिया खंड आ में, आपके दोनों खंड हल हो गए। अब आप फ्री बैठे हैं एग्जाम सेंटर पे, अब आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहला खंड पहले हल कर लिया आपने, दूसरा खंड बाद में हल कर लिया। लेकिन पहले खंड में भी कुछ प्रश्न आपके छूट गए थे जो आपको याद नहीं थी, और दूसरे खंड में भी कुछ प्रश्न आपके छूट गए जो आपको याद नहीं थी। तो आप क्या करेंगे, फिर से आप क्या करेंगे, अब पहले खंड में फिर पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहले खंड में फिर पहुंच जाएंगे तो आपको यहां डालेंगे फिर से खंड आ। ठीक है, यहां डालेंगे ए इंग्लिश में। जैसे कि अगर इंग्लिश का पेपर हल कर रहे होंगे तो सेक्शन ए डालेंगे आप, और अगर आप हिंदी टाइप के प्रश्न हल कर रहे होंगे, जैसे कि आपका हिंदी है या फिर सामाजिक विज्ञान है या फिर विज्ञान है, ऐसे हिंदी टाइप के प्रश्न हल कर रहे होंगे तो खंड आ, ऐसे इस तरह से। समझ गए, इंग्लिश के लिए सेक्शन ए डालेंगे और हिंदी के लिए खंड आ। तो इस तरह से अब इसके प्रश्न फिर से हल करना शुरू करेंगे। मान लो पहले प्रश्न का आपने खंड आ में उत्तर दिया था लेकिन दूसरे का आपको नहीं मालूम था। अब दूसरा प्रश्न यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे दूसरा, क्योंकि दूसरे का उत्तर नहीं मालूम था। अब दूसरे का फिर से आंसर लिख रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को टच करना है एग्जाम में, तभी आपके बेहतर नंबर आ सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ लिख लेंगे ऐसे इस तरह से, और उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं देंगे एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन में ही अगर आपने ज्यादा टाइम बता दिया तो बाकी क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे आप। थोड़ा सा सोचेंगे उसके बारे में और जानेंगे आखिर ये होता क्या है, कैसे है, मतलब क्या है इसके बारे में, उसके बारे में पूरी बात सोचेंगे। जो भी प्रश्न में सही बात कही गई है, पहले प्रश्न को सही प्रकार से पढ़ेंगे, प्रश्न का अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रश्न में क्या बात पूछी जा रही है, क्यों पूछी जा रही है, किसके संबंध में पूछी जा रही है। ये बात आपको जब बेहतर तरीके से मालूम होगी तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर बेहतर तरीके से दे पाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन का अर्थ ही सही समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन में क्या बात पूछी जा रही है, तो उसका आंसर क्या खाक देंगे आप, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे आप। ठीक है, तो पहले अच्छी तरह से समझेंगे कि प्रश्न में क्या बात पूछी गई, क्यों पूछी गई, कैसे पूछी गई, तब आप उसका आंसर देना स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है और उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप क्या करेंगे, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे इसमें क्या बात पूछी गई, क्यों पूछी गई, कैसे पूछी गई, उसके बारे में जितना भी सोच सकते हैं दिमाग से और लिख सकते हैं उतना लिखना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन से संबंध में जो भी बात है उतना आप लिखना स्टार्ट कर दो। वहीं से तरीका यही है लिखने का, लिखना स्टार्ट कर दें आप। मान लो 2-3 लाइनें लिख दी आपने और जितना भी लिख सकते हो उसके बारे में लिखते रहो। लेकिन जब आपका माइंड फिनिश हो जाए था, सोचना बंद कर दो। अब आपको नहीं मालूम है उसके बारे में, अब हम क्या करें, लेकिन उसमें पूछा गया कि 60 शब्दों के अंतर्गत लिखिए, ऐसे पूछ लिया जाता है। 80 शब्दों के अंतर्गत लिखिए, ऐसे पूछ लिया जाता है। या 30 शब्दों के अंतर्गत लिखिए या 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। अब आपने 25 शब्दों में मान लीजिए आपने लगभग 10 शब्द लिख लिए या 15 शब्द लिख लिए आपने, या मान लीजिए 60 शब्दों का हल कर रहे हैं तो उसमें आपने 20 शब्द लिख लिए, लेकिन बाकी शब्द नहीं मालूम, तो करेंगे क्या,
उससे मिला जुला कर ही आप लिखते रहो, ठीक है। मिला जुला कर लिखते रहेंगे, साथ में क्या करेंगे, अब बात आती है मिला जुला कर भी नहीं लिखना आ रहा है, ठीक है। आप एक कॉमन बात बता रहा हूं, मिला जुला कर भी नहीं मिल रहा है तो करेंगे क्या, आप कहीं गए हो नानी घर या कहीं घूमने गए हो, कोई भी कहानी जानते हो, दादा ने कुछ भी कहानी सुनाई हो आपको, ठीक है, तो वो कहानी वहां 3-4 लाइनें तो आपने लिख दी मिलती जुलती, वहां पर वो कहानी सब उतार देंगे बेहतर तरीके से। लेकिन अगर कहानी रामू के बारे में होगी तो रामू नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए इसमें नाम वही आना चाहिए जिसके बारे में बात पूछी जा रही है। कहानी पूरी रामू के ऊपर लिखेंगे, लेकिन बात वही लिखेंगे जिसके बारे में पूछी जा रही है। मान लो यहाँ पर हरिश्चंद्र जी की बात पूछी गई, तो बार बार नाम हरिश्चंद्र जी आएगा नहीं, हरिश्चंद्र जी भी नहीं आएगा नाम बार बार, 1-2 बार हरिश्चंद्र लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बह 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 बह, ऐसे इस तरह से प्रोनाउन लिखते हैं, नहीं हिंदी में इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, तो प्रोनाउन के रूप में लिखते रहेंगे, लेकिन इंडिकेट हरिश्चंद्र जी को ही करेंगे। जिसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लीजिए आगरा के बारे में पूछ रहा है तो आगरा के बारे में आप बार बार चर्चा करेंगे, लेकिन कहानी कौन सी लिख रहे होंगे, नानी घर वाली, या फिर अन्य कहीं गए होंगे घूमने वो, या कभी दादाजी ने नाना जी ने कोई कहानी सुनाई होगी उसके बारे में लिख रहे होंगे। पूरी कहानी उतारने के बाद ज्यादा लंबा भी नहीं लिखें, ये नहीं कि कहानी लंबी मालूम है तो लंबी लिखें, नहीं, क्योंकि 60 शब्दों के अंदर लिखना है तो 60 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और लास्ट में 1-2 लाइन जरूर छोड़ देना चाहिए, उस प्रश्न से मिलती जुलती 1-2 लाइन फिर से लिख देंगे आप, इसलिए पूरा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। 1-2 लाइन नीचे भी बना के लिखनी है आपको, ऐसे इस तरह से, बीच में कुछ भी उतार दिया ऐसे इस तरह से, और क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। ये नहीं है 60 शब्दों में पूछा गया आप लोग उसे लिख रहे हैं 120 शब्दों में, क्योंकि अब तो आपको छूट मिल गई पूरा लिखने की, पूरी कहानी मालूम है ना, इसलिए आपको ऐसा नहीं, ठीक है। आप जितने शब्दों में पूछा जाए उतने शब्दों में लिखेंगे, पहले से समझेंगे इस तरह से, और कुछ भी लिखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को टच करेंगे, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। मान लो क्वेश्चन 2 तो हल कर लिया आपने, अब क्वेश्चन 3 आपने कर दिया था खंड ए में पहले से, अब आपने 4 नंबर क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, तो 4 नंबर, अब यहाँ 2 नंबर लिखेगा, क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, अगला वाला 4 का भी आंसर इसी प्रकार से लिख लो, पहले जो मालूम है उसके बारे में लिखो, फिर नहीं मालूम है तो उसके बारे में लिख लो, ठीक है, ऐसे इस तरह से लिख लेंगे। कुछ भी कहानी लिख दो, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मैं जानता हूं, जिनको हिंदी पढ़ना तो दूर रहा, लिखना दोनों ही नहीं आती। अब उनको क्या करना है, उन्हें कैसे पास करना है, बात ही आती है। उनको भी पास करने का मेरे पास तरीका है। उनको पास करने का तरीका यह है कि वो क्या काम करें, उनके पास प्रश्न पत्र रखा होगा जरूर, या कोई भी उन्हें रट रखी होगी कहानी कि ये चीज ऐसे ऐसे लिखी जाती है, वो चीज वो हाँ लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रश्न पत्र में आपके पद्यांश गद्यांश दिए होते हैं, या इंग्लिश में आपका पैसेज दिए होते हैं। कहा जाता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे कहा जाता है, मतलब निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव आंसर, ऐसे दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो हिंदी में दिया गया होगा कि निम्नलिखित पद्यांश या गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ऐसे करके लिखा होता है कहीं ना कहीं। तो उसमें से क्या करेंगे, आगे की लाइन पीछे लिख लेंगे, पीछे की आगे लिख लेंगे, ऐसे इस तरह से, और लिखते रहेंगे। लेकिन बात वही है, उसमें जो भी नाम दिया होगा हमको वो नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। हमको नाम कौन सा लिखना है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है। कहानी वो लिख रहे होंगे, लेकिन नाम प्रश्न वाला लिखना है, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह आप लिखते रहेंगे, और लास्ट में उससे मिलती जुलती लाइन लास्ट में लिख दी, मिलती जुलती लाइन 1-2 स्टार्टिंग में लिख दी, बीच में नानी घर वाली कहानी लिख दी, ठीक है। या फिर पैसेज में जो दिया गया है प्रश्न पत्र में वो लिख दिया आपने, लेकिन प्रश्न पत्र में से उतारते समय हमेशा ध्यान वही रखेंगे, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बिल्कुल मत उतार देना। जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है आपने प्रश्न लिख दिया, क्वेश्चन मार्क वाला उतार देंगे, एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा, वो आपका कॉपी को डिलीट मार देगा और नंबर आपके कट जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बिल्कुल नहीं उतारना है। साथ में आंसर देते समय हमें ध्यान रखना है, हिंदी का अगर पेपर हल कर रहे हैं तो कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कितने, कौन, किसको, ये इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं, इनको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। प्रश्नवाचक शब्दों का बिल्कुल प्रयोग आंसर में नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, बिल्कुल भी। समझ गए आंसर देते समय? क्योंकि अगर कुछ बच्चे उतार रहे होते हैं पेपर तो उसमें भी प्रश्न उतार बैठते हैं धोखे से, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब बात की जाती है अगर इंग्लिश में पेपर को हल कर रहे हैं तो इंग्लिश में पेपर हल करते समय
पंक्चुएशन का ध्यान दिया जाता है, मैंने आपको बताया ये। साथ में इसका भी आंसर देते हैं। तो इंग्लिश में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कितने, कौन, किसको तो होगा नहीं, क्योंकि ये हिंदी के वर्ड है। इंग्लिश में दिया गया होगा व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, हाउ मेनी, हु, होम इत्यादि वर्ड दिए गए होंगे। इस प्रकार से उन वर्ड्स का प्रयोग या उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इंग्लिश में भी आंसर देते समय यही ट्रिक अपनाएंगे। जो चीज मालूम है वो सही है, जिसके बारे में जितना लिख सकते हो वो सही है, बस लिखते रहेंगे। लेकिन अगर वो चीज नहीं मालूम है आपको तो आप क्वेश्चन पेपर को ही उतार देंगे। पैसे जो भी दिए गए होंगे आगे की लाइन पीछे उतार दें, पीछे की आगे, इस तरह से बढ़ते चले जाएं। लेकिन उसमें क्वेश्चन पेपर में जो भी आपका वो दिया गया होगा पैसेज, तो पैसेज में जो नाम दिया गया होगा उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। नाम वही प्रयोग करना है जो आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बार बार वो नाम यूज नहीं करेंगे। आप देख लेंगे अगर किसी पुल्लिंग के बारे में कहा जा रहा है, जैसे कोई लड़का जाती है, तो ही का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वे लोग ज्यादा हैं, प्रश्न ऐसा पूछा गया कि जिसमें ज्यादा लोग दिख रहे हैं, तो आप दे का यूज कर सकते हैं। लड़की है तो सीसी का यूज कर सकते हैं बार बार ऐसे, इस तरह से ऐसे ही प्रश्न को हल करेंगे। अब मान लीजिए आपने खंड ए को पूरा हल कर लिया, ठीक है, तो अब खंड ए में जितने प्रश्न बचे उनको हल कर लिया। अब रह गया खंड बा, तो यहाँ खंड बा लिख लेंगे, और अगर इंग्लिश का है तो बी लिख लेंगे। इंग्लिश का पेपर है तो बी लिखेंगे, और हिंदी का पेपर है तो खंड आ लिखेंगे, सॉरी खंड बा। फिर उसमें जो छूट गए हैं प्रश्न वो भी इसी प्रकार से हल करेंगे आप, ठीक है। इसी प्रकार से जब मान लो तीसरा प्रश्न छूट गया है तो प्रश्न 3 का उत्तर लिख लेंगे आप। फिर इसी प्रकार से हल करेंगे उसमें भी कि स्टार्टिंग में लिख लिया आपने एक दो लाइन मिलती जुलती, फिर अंदर नानी घर की कहानी लिख ली, फिर उसी प्रकार से लास्ट में एक दो लाइन मिलती जुलती लिख दी। ऐसे ही प्रत्येक प्रश्न को आपको टच करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा यदि आप क्वेश्चन को आंसर देके आते हैं। क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देके आओ, आपके नंबर जरूर आएंगे, 100% आएंगे। किसी तरह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में केवल वही बच्चे बोर्ड में फेल होते हैं जो या तो अपने टीचर की बात को फोकस नहीं करते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं, और ध्यान नहीं देते हैं कि टीचर ने क्या बताया तो उनको क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके नंबर बेहतर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आएंगे, और आप जरूर पास हो जाएंगे, बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। बिल्कुल अपने दिल में डर निकाल दो। एग्जाम सेंटर पे जब भी आप जाएं तो डर को बाहर निकाल के जाएं। क्यों? क्योंकि ट्रिक मैंने आपको दे दी है, डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल धुआंधार रूप से पेपर को हल करना है, और हल करते हुए चले जाएंगे। चाहे बी कॉपी भरो, सी कॉपी भरो, कोई भी कॉपी भरने का कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है। आप लोगों से जो पैसे स्टार्टिंग में बोर्ड फीस के रूप में ही कॉपी के ले लिए जाते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन फालतू कॉपी भरने का प्रयास मत करना। मेरा जहां तक अंदाजा है कॉपी ए या बी में ही आपका संपूर्ण हल हो जाता है जितना भी है, लेकिन फिर भी अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो कॉपी सी या कॉपी डी भी ले सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच रूप से। अपने जो भी आपके निरीक्षक है मतलब क्लास में, उनसे कॉपी ले सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। कॉपी को इसी तरह से बेहतर तरीके से लिखेंगे। और बस इन्हीं बातों के अंतर्गत मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, और उम्मीद करता हूं आप लोगों का कल अच्छा हो और बेहतर तरीके से आप लोग पास हो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।